अब हठ योग पर आते हैं। एक मुख्य बात करते हैं जो कि इस लेक्चर के अनुसार है, इस प्रस्तुतिकरण के अनुसार है, क्योंकि यहाँ हठ योग की बात की जा रही है। योग को परिभाषित करने के बाद अब बात करते हैं हठ योग की, कि हठ योग का क्या अर्थ है। इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। हठ योग, दिस हठ योगा, हठ, द वर्ड हठ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स, दो लेटर्स, दो शब्दों से मिलकर बना है। द फर्स्ट वन इज ह, सेकंड वन इज थ। हठ योग, हठ, दोनों का अपना अलग अलग अर्थ है। हा का मतलब होता है पिंगला नाड़ी। इट मीन्स दैट इज अ सिंबल ऑफ सन, दैट इज इंडिकेटेड बाय ह, दैट प्रोड्यूस हीट, जो उष्मा उत्पादित करती हैं। इट मीन्स पिंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी हैज अ वार्म इफेक्ट। थोड़ा नाड़ियों के बारे में जान लें कि नाड़ियों की बात आ रही है, अभी पिंगला नाड़ी की हम सबके सामने बात आई है। नाड़ीज आर माइक्रो वेसल्स वेयर द प्राण फ्लोज। वो माइक्रो वेसल्स हैं, वो सूक्ष्म नालिकाएं हैं जहां से हमारे प्राण प्रवाह करते हैं। एज पर योगिक concepts, there are 72,000 नाड़ीज इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं योगिक कंसेप्ट के अनुसार। उनमें से एक नाड़ी है पिंगला नाड़ी, जो मुख्य नाड़ी है, और वो उष्मा द्वारा प्रदर्शित की जाती है। दिस प्रोड्यूसेस हीट। और उष्मा किसके द्वारा प्रदर्शित हम करते हैं? सूर्य के द्वारा। तो ड्यू टू इट्स वार्म इफेक्ट दिस नाड़ी इज नोन एज सूर्य नाड़ी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, दिस नाड़ी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ आवर टू सिस्टम्स। हमारे शरीर के दो तंत्रों को नियंत्रित करती है यह नाड़ी, पिंगला नाड़ी, और वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त संचार तंत्र, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। दूसरा शब्द है थ, हठ। तो ठ है, इस ठ का अर्थ है दैट इज, यह ईडा नाड़ी को प्रदर्शित करता है। शब्द ईडा नाड़ी के विपरीत प्रभाव है। जैसे पिंगला नाड़ी के उष्ण प्रभाव थे, वार्म इफेक्ट थे, उसी प्रकार से ईडा नाड़ी के शीत प्रभाव है। और शीतलता को प्रदर्शित कौन करता है? चंद्रमा। ड्यू टू इट्स कोल्ड इफेक्ट दिस नाड़ी इज नोन एज चंद्र नाड़ी। दिस इज सिंबल इज मून एंड इंडिकेटेड बाय ठ। इट प्रोड्यूसेस कूलनेस। जैसे चर्चा हो चुकी है कि पिंगला नाड़ी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ two major systems, circulatory system and respiratory system. This nadi, that is Ida nadi, this microvessel is responsible for the functioning of one system of our body, that is excretory system. हमारा उत्सर्जन तंत्र इस नाड़ी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पासिंग ऑफ स्टूल, पासिंग ऑफ यूरिन, पासिंग ऑफ स्वेट, ये सब। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ हठ योग की, हठ योग के सिद्धांत की। हठ योग का सिद्धांत है बैलेंस स्टेट बिटवीन ह एंड ठ। पिंगला और ईडा नाड़ी के बीच में संतुलन स्थापित करना ही हठ योग का सिद्धांत है, हठ योग का उद्देश्य है। इस संतुलन की क्यों आवश्यकता है उसकी बाद में चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं बैलेंस के बारे में, कि यह संतुलन ईडा और पिंगला नाड़ी के बीच कैसे स्थापित किया जाता है। The balance state between ha and ta, this takes place by the third नाड़ी, ये तीसरी नाड़ी द्वारा किया जाता है, that is known as सुषुम्ना नाड़ी। अब तक तो हमने बात की थी ईडा और पिंगला नाड़ी की, अब तीसरी नाड़ी हमारे सामने आई, सुषुम्ना नाड़ी। The balance between ईडा and पिंगला नाड़ी takes place by the help of third नाड़ी, that is सुषुम्ना नाड़ी। And by the help of maintaining the balance between ईडा and पिंगला नाड़ी, the activation of कुंडलनी takes place, कुंडलनी का जागरण होता है। तो एक और नया कंसेप्ट, एक नई बात हम सबके सामने और प्रकट हुई, अवेकनिंग ऑफ कुंडलनी, कुंडलनी का जागरण। कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं कि हठ योग के सिद्धांत के बारे में, हठ योग के उद्देश्य के बारे में। अब तक यह चर्चा हुई कि ईडा और पिंगला नाड़ी के बीच में संतुलन स्थापित करना हठ योग का उद्देश्य है, जो कि तीसरी नाड़ी पिंगला नाड़ी द्वारा किया जाता है। और कैसे? बाई एक्टिवेटिंग कुंडलनी, कुंडलनी का जागरण करके।
अब थोड़ा एक वैज्ञानिक आधार पर आधारित बात करें। इन साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, all metabolic activities in our body are divided into two categories। हमारे शरीर में जितनी भी metabolic activities हैं वो सब दो वर्गों में विभाजित की गई हैं। पहली है विच आर कैटाबॉलिक इन नेचर, जो कि प्रकृति से कैटाबॉलिक है। दूसरी है एनाबॉलिक इन नेचर, जो प्रकृति से एनाबॉलिक है। कैटाबॉलिक मीन्स, कैटाबॉलिक का अर्थ है द एनर्जी सोर्स इज ब्रोकन डाउन एंड रिलीज एनर्जी एंड हीट। जो एनर्जी सोर्स है, जो ऊर्जा का स्रोत है, उस द्वारा ऊर्जा उत्पादित होती है और हीट उत्पादित होती है। जो दूसरी है एनाबॉलिक एक्टिविटीज। लेकिन एक हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो एक्टिविटी, जो गतिविधियां कैटाबॉलिक इन नेचर है वो नियंत्रित की जाती हैं हमारी पिंगला नाड़ी से, और जो एनाबॉलिक इन नेचर है these synthesize and restore the energy resources and these are controlled by ईडा नाड़ी, और ये ईडा नाड़ी द्वारा नियंत्रित की जाती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की बात कर रहे थे हम, चयापचय गतिविधियों की बात कर रहे हैं, तो हम मेटाबॉलिज्म, चयापचय की बात भी कर लें, मेटाबॉलिज्म की बात कर लें। जो हम खाना खाते हैं दैट रिलीज एनर्जी, वो ऊर्जा उत्पादित करते हैं, हम सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। एंड इन टू स्टेजेस, दिस टेक्स प्लेस इन टू स्टेजेस, यह दो चरणों में घटित होता है। फर्स्ट स्टेज इज दैट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन एंड डीकम्पोज्ड इनटू द सिंपल वंस, की कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपल वंस में परिवर्तित होती हैं। और स्टेज 2 में सिंपल फूड कंपोनेंट्स और सिंपल मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल है उसका ग्लूकोज, these are oxidized in cytoplasm and mitochondria using oxygen and converted into carbon dioxide, water and releasing ample amount of energy। तो ये दो स्टेजेस में है। लेकिन the second stage involves respiration where oxygen is inhaled and carbon dioxide is exhaled। Chemical reactions occurring called biochemical reactions of two basic types। तो ये बात थी फर्स्ट स्टेज की और सेकंड स्टेज की। अब कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं कि कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपल वंस, चर्चा हो चुकी है। दिस रिएक्शन इज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर एंड गिव्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट कॉल्ड एक्सर्जोनिक रिएक्शन। एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है उसके, डाइजेशन हमारा पाचन, रेस्पिरेशन हमारा श्वसन, ये सब उदाहरण है कैटाबॉलिज्म के, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज के। दूसरी तरफ है एनाबॉलिज्म, दिस सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल वन, चर्चा पहले हो चुकी है। इट इज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। रिक्वायर एनर्जी कॉल्ड एंडोजेनिक रिएक्शन। इसके उदाहरण है, इसके एग्जांपल्स हैं प्रोटीन सिंथेसिस। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिज्म। जो दोनों हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, दोनों मिलकर मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं, बात करते हैं। एनाबॉलिक हार्मोन्स आर टिपिकली एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज सेक्स ड्राइव। एनाबॉलिक कैटेगरी के, एनाबॉलिक वर्ग के जो हार्मोन है हमारी सेक्स ड्राइव को बढ़ाते हैं। एंड सर्व टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड फैसिलिटेट मसल ग्रोथ, हमारी मांसपेशियों में वृद्धि के लिए भी यही उत्तरदायी है। और एग्जाम्पल्स हैं एनाबॉलिक हार्मोन्स के, कुछ एग्जाम्पल जो आपके सामने हैं, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। और दूसरी तरफ जो कैटाबॉलिक हार्मोन्स हैं, दीज वर्क अपोजिट टू एनाबॉलिक एक्टिविटीज। जो एनाबॉलिक हार्मोन्स के ठीक विपरीत इसके प्रभाव हैं। दीज इरोड मसल टिश्यू, ये मसल टिश्यू को, मांसपेशी ऊतकों को क्षीण करता है, साइज कम करता है, एंड डिक्रीज इन्फ्लेमेशन। और एग्जाम्पल्स, उदाहरण है इसके, कॉर्टिसोल, ग्लूकागोन, प्रोजेस्टेरोन और एड्रेनलिन, ये इसके उदाहरण हैं। तो अभी चर्चा हुई फंक्शंस की, कार्यों की, एनाबॉलिक हार्मोन्स की और कैटाबॉलिक हार्मोन्स की, और दोनों के उदाहरण भी देखे हमने। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की, एक महत्वपूर्ण तथ्य की बात जिसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए।
The body requires similar amount of both types of hormones to remain in homeostasis. एक संतुलन की अवस्था में रहने के लिए कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों प्रकार के हार्मोन हमें चाहिए। पर ध्यान रहे, वी शुड कीप इन आवर माइंड दैट बट लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज, जो दीर्घकालिक गतिविधियां हैं जो कि हम बहुत देर तक करते हैं, उदाहरण के तौर पर डायनेमिक सूर्य नमस्कार के रिपीटिशंस बहुत अधिक यदि हम करते हैं, जो कि हठ योग का ही एक भाग है, दीज प्रोड्यूस मच मोर कैटाबॉलिक हार्मोन्स, एग्जाम्पल उदाहरण कॉर्टिसोल, देन दे डू एनाबॉलिक हार्मोन्स। तो प्रभाव क्या होगा? सप्रेसिंग टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इन मैन एंड डिप्लेटिंग एस्ट्रोजन लेवल्स इन वुमेन। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाएगी और महिलाओं में एस्ट्रोजन लेवल कम होगा। ये इसके विपरीत प्रभाव है। लेकिन ध्यान रहे कि हमें दोनों ही प्रकार के हार्मोन्स चाहिए होम्योस्टैसिस की दशा में रहने के लिए। अब द बैलेंस बिटवीन कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? इट इज अ स्टेट ऑफ होम्योस्टैसिस, जिसकी चर्चा हो चुकी है। एक संतुलन की अवस्था जिसमें कि दोनों प्रकार के हार्मोन्स कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों के बीच में संतुलन बना रहे। दिस इज नोन एज द स्टेट ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, कि हमारा शरीर उच्चतम शिखर तक कार्य करे, वह दशा है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक संतुलित दशा, एक संतुलन की दशा। एंड दिस टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ सुषुम्ना नाड़ी। पहले चर्चा हो चुकी है कि ईडा और पिंगला नाड़ी के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है एक माध्यम है हठ योग, जो कि ईडा और पिंगला नाड़ी के बीच में संतुलन स्थापित करता है सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा। तो अब इस पूरी प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ कुंडलिनी, कि कुंडलिनी का जागरण कैसे होता है, कुंडलिनी कैसे जागृत होती है। इस पूरी प्रक्रिया की, इस पूरे प्रोसेस की बात करेंगे। जैसे चर्चा हो चुकी है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ीज हैं। उन 72,000 नाड़ियों में से 3 आर मेन, 3 मुख्य हैं। ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी एंड सुषुम्ना नाड़ी। ईडा नाड़ी मीन्स आवर लेफ्ट नॉस्ट्रल, चर्चा हो चुकी है, दैट हैज कूल इफेक्ट, जिसके शीत प्रभाव है, और इसलिए इसको जाना जाता है चंद्र नाड़ी। पिंगला नाड़ी के उष्ण प्रभाव है, इसको कहा जाता है सूर्य नाड़ी। और सुषुम्ना नाड़ी इज द जंक्शन बिटवीन दीज टू एंड दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन ईडा एंड पिंगला नाड़ी। एंड दिस टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ चक्रास, जो कि एक चक्रों के माध्यम से होता है। तो अब प्रश्न उठा, द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय चक्रास, की चक्र का क्या अर्थ है? चक्रास आर एनर्जी सेंटर्स, चक्र ऊर्जा के स्रोत हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट चक्रास। इन आवर बॉडी देयर आर 7 एनर्जी सेंटर्स एज पर योगिक कंसेप्ट। योगिक अवधारणा के अनुसार हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। दीज आर 7 एनर्जी सेंटर्स। अब इनकी लोकेशन की बात भी करते हैं। द फर्स्ट चक्र, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम, नीचे से ऊपर के क्रम में चर्चा कर रहे हैं। दिस मूलाधार चक्र इज सिचुएटेड एट ओपनिंग ऑफ आवर एनस, और वी कैन से दैट इज सिचुएटेड एट आवर सुप्राइनियल ग्लैंड। स्वादिष्ठान चक्र इज सिचुएटेड एट आवर सेक्सुअल ऑर्गन्स, और वी कैन से दैट इज सिचुएटेड एट आवर गोनेडास। नेक्स्ट इज मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र इज सिचुएटेड एट आवर नाभि, जो कि हमारी नाभि स्टमक पर स्थित है, और वी कैन से दैट इज सिचुएटेड इन बिटवीन पेनक्रियाज और एड्रेनल ग्लैंड, जो हमारे पेनक्रियाज और एड्रेनल ग्लैंड के आसपास पाया जाता है। नेक्स्ट इज अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हमारे चेस्ट रीजन पर स्थित है, सिचुएटेड एट आवर चेस्ट रीजन, और वी कैन से दैट situated near to heart. Vishuddhi chakra situated at our neck region, or we can say that is situated at our thyroid gland, जो हमारे thyroid gland पर स्थित है। Next is आज्ञा चक्र, that is situated in between our eyebrows, जो हमारे दोनों भौं के बीच में उसका स्थान बताया गया है। या कह सकते हैं
that is situated at our master gland, that is pituitary gland, जो हमारे master gland जो कि pituitary gland कहलाता है उस पर स्थित है. सहस्त्रार चक्र is situated at our top of head, or we can say that is situated at our pineal gland. कुल मिलाकर चक्रों की बात इसलिए हो रही है कि अभी तक बात थी कि हठ योग के माध्यम से कोई भी अभ्यासकर्ता ईडा और पिंगला नाड़ी के बीच में संतुलन स्थापित करता है. हठ योग संतुलन स्थापित करता है जो कि घटित होता है सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा, और किसके माध्यम से? चक्रों के माध्यम से. कैसे? बाय एक्टिवेटिंग कुंडलनी, कुंडलनी के जागरण से. तो कुंडलनी क्या है? कुंडलनी इज दैट स्पिरिचुअल एनर्जी. हम सब इस स्पिरिचुअल एनर्जी, इस आध्यात्मिक शक्ति को लेकर पैदा हुए हैं, जिसको कहा जाता है कुंडलनी. इन इनएक्टिवेटेड स्टेट दिस रिजाइड्स एट मूलाधार चक्र. यह अजागृत अवस्था में मूलाधार चक्र, या कह सकते हैं हम यह कि दैट इज सिचुएटेड आवर सैक्रम और सैक्रल बोन, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज ट्रायंगुलर इन शेप. यदि किसी भौतिक पदार्थ के साथ कुंडलनी की चर्चा करना चाहें तो दिस इज लाइक ए रोप हैविंग 3.5 राउंड्स. ईच राउंड हैज स्पेसिफिकेशन. फर्स्ट राउंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सत्व, सेकंड इज फॉर रजस, third one is for tamas, and the half remaining round is responsible for lifting of this kundalini. The individual dominating in sattva will be full of purity and enlightenment. The individual dominating in rajas will be full of vasanas and kriyas. The individual dominating in tamas will be full of jadta and andhakaras. लेकिन हम सब में we all have 3 universal modes. We have sattva also, we have rajas also, we have tamas also. But the proportion may be different due to individual difference. लेकिन इन तीनों के अनुपात में विभिन्नता होती है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर. आफ्टर एक्टिवेशन, जैसे कि चर्चा हो चुकी है कि इन एक्टिवेटेड स्टेट में यह कुंडलनी मूलाधार चक्र पर स्थित है. आफ्टर एक्टिवेशन दिस कुंडलनी रीचेस एट सहस्त्रार चक्र वाया ऑल चक्रास थ्रू सुषुम्ना नाड़ी. सिंस सुषुम्ना नाड़ी situated at different chakras, means from Muladhara to Swadhisthana, Swadhisthana to Manipur, Manipur to Anahat, Anahat to Vishuddhi, Vishuddhi to Agya and Sahasrar. And self-realization takes place, or the expansion of consciousness takes place. हमारी चेतना का विस्तार होता है. It means as per psychological concepts, there are 3 states of mind: conscious mind, unconscious mind, subconscious mind. मनोवैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार कि हमारे माइंड के 3 स्टेट्स हैं, 3 दशाएं हैं: चेतन, अवचेतन और अचेतन. पर योग कहता है देयर इज अ 4th स्टेट ऑफ माइंड आल्सो, दैट इज सुपर कॉन्शियस माइंड, परम चेतन मन. इन ऑल ऑफ अस, हम सब में द कॉन्शियस माइंड इज एक्टिवेटेड, बट by the help of activating kundalini we may activate the functioning of subconscious and unconscious mind also. So due to that reason it is said कि expansion of consciousness takes place, चेतना का विस्तार होता है. About कुंडलनी, कुंडलनी शब्द को सुनकर हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए. जैसे कि बता चुका हूं मैं, in inactivated state that is situated at our sacral bone, this is known as holy bone. इसको पवित्र अस्थि कहा जाता है. इसकी चर्चा हिर्नोस्टाउन में भी के रूप में थी, हिप्पोक्रेट्स के टाइम में 400 BC के आसपास. यह मान्यता रोमन लोगों में भी थी जिसको कि सैक्रेड बोन कहा जाता था. लेकिन उस समय यह आश्चर्य ही बना रहा कि व्हाई दिस बोन इज नोन एज होली बोन, कि इस बोन को, इस अस्थि को एक पवित्र अस्थि क्यों कहा जाता है. कुछ ने कहा सिंस दिस प्रोटेक्ट आवर जेनिटल ऑर्गन्स, कुछ ने कहा कि हमारे जेनिटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, हमारे जननांगों को सुरक्षित रखती है, इसलिए उसको पवित्र अस्थि कहा गया. किसी ने कहा कि दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर रीबर्थ, यह हमारे पुनर्जन्म में के लिए उत्तरदायी है, इसलिए इसको पवित्र अस्थि कहा गया. लोगों की मान्यता यह भी थी कि दिस इज यूज्ड इन सम रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इसका कुछ धार्मिक क्रियाकलापों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको पवित्र अस्थि. लेकिन लास्ट डिस्कशन में प्रगाढ़ विद्वानों ने, प्रगाढ़ विदुषियों ने अंतिम निर्णय लिया, सिंस दिस बोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीबर्थ, so this is bone is known as holy bone.
दिस कंसेप्ट इज प्रेजेंट इन मुस्लिम्स ऑल्सो। मुस्लिम्स में हदीथ अबू हुरैरा द्वारा रचित हदीथ में इसकी चर्चा है कि यह अस्थि मीन्स दिस सैक्रल बोन सैक्रम कभी नष्ट नहीं होगी, अल्लाह इस अस्थि से नए शरीर का निर्माण करेगा। अगर भारतीय प्रतिमा विज्ञान की बात करें, आइकनोग्राफी की बात करें, इंडियन आइकनोग्राफी की बात करें, तो उसमें भी इसकी मान्यता है कि मूलाधार के चक्र के शासक श्री गणेश को माना गया है। और इसका शेप बात करें, इस अस्थि की शेप की बात करें, तो जो इलियक बोन है उसके ईयर्स को प्रदर्शित करते हैं, और जो ट्रंक है वो कॉक्सिक्स को जो उसका है प्रदर्शित करते हैं। यह कोई विचारों पर आधारित प्रस्तुतिकरण नहीं है। आई हैव कलेक्टेड दिस इंफॉर्मेशन दैट आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जो आप सबके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम एन आर्टिकल that was written by Oscar Sugar in the year 1982 and that was published in Journal of American Medical Association। और दूसरी बात, जो मुस्लिम से संबंधित हदीथ की बात की गई है, आई हैव टेकन दिस रेफरेंस फ्रॉम हदीथ शाही अल बुखारी द्वारा रचित, और वो लिखी गई 1991 में। तो कुंडलिनी शब्द को सुनने के बाद हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर हठ योग ईडा पिंगला नाड़ी के बीच में संतुलन स्थापित करता है सुषुम्ना के माध्यम से, चक्रों के माध्यम से और कुंडलिनी के एक्टिवेशन से। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ बॉडी एंड माइंड की। माइंड और बॉडी के संतुलन की बात करेंगे। इम्बैलेंस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एनर्जीज इज अ स्टेट ऑफ डिजीज। जब फिजिकल और मेंटल एनर्जीज के बीच में असंतुलन स्थापित होता है, उससे एक बीमारी की दशा उत्पन्न होती है, एक डिजीज की कंडीशन पैदा होती है। दिस इम्बैलेंस, यह असंतुलन बॉडी और माइंड के बीच में, इज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ नाड़ीज। जो हमारी नाड़ीज हैं, एक माइक्रो वेसल्स हैं, उनके बीच में अवरोध पैदा होते हैं, उस पैसेज, उस रास्ते के बीच में अवरोध पैदा होते हैं, उसके कारण से यह असंतुलन पैदा होता है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब महत्वपूर्ण बिंदु है कि एम ऑफ हठ योग का एम है प्यूरिफिकेशन ऑफ दिस नाड़ी और एनर्जी पैसेज। ये जो नाड़ीज हैं इनको प्यूरिफाई करना, इनको शुद्ध करना, और जो एनर्जी का पैसेज है जिससे कि फ्लो, जिससे कि प्रवाह अच्छा हो, ठीक हो। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, जिसके कारण वश वी रिजुवेनेट आवरसेल्व्स, और हम एक नयापन महसूस करते हैं। वी रिजुवेनेट आवरसेल्व्स, इट मींस वी फील यंग अगेन एंड अगेन। तो यह था बैलेंस between body and mind, and that takes place by purifying the nadis, and these nadis are purified by हठ योग practices। हठ योग के अभ्यास से हम अपनी नाड़ियों को प्योरीफाई करते हैं या कर सकते हैं।